टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज हमारे साथ होंगी जाने मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा जो स्टूडियो में। गौरी, आपका स्वागत है हमारे शो में। और गौरी और हम मिलकर के आपको टैक्स से जुड़ी कई सारे उलझनों को दूर करेंगे और साथ ही साथ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आप बेहतरीन तरीके से टैक्स बचा सकेंगे और ऐसी पेचीदगियों को सुलझाएंगे जिससे आप अब तक वाकिफ नहीं रहे हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपने सर्किल रेट से कम दाम पर प्रॉपर्टी खरीदी है या फिर प्रॉपर्टी बेची है तो कैसे बनती है टैक्स की देनदारी और किन पर बनती है टैक्स की देनदारी। सोशल मीडिया पर आपकी हर हलचल पर है इनकम टैक्स विभाग की नजर, किन किन बातों का रखें ख्याल। और साथ में भी बताएंगे कि अगर आपने सैंपल के तौर पर किसी को कोई प्रोडक्ट दिया है तब भी क्या आपको जीएसटी देना होगा। ये सारे ऐसे सवाल हैं जो कई लोगों के मन में उलझते रहते हैं, उन सबका जवाब देने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में करूंगा गौरी प्रॉपर्टी को लेकर के। कई सारे लोग हैं हमारे दर्शक में से, आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी होगी या बेची होगी, लेकिन उस प्रॉपर्टी के दाम जो है आपने सर्कल रेट से कम दिखाया होगा कागज पर, या फिर प्रॉपर्टी के दाम उस वक्त सर्कल रेट से कम है। चूंकि अलग अलग अथॉरिटी भी आजकल सर्कल रेट काफी बढ़ाने लगी है ताकि पैसे ज्यादा उनके पास आए, लेकिन कई प्रॉपर्टी सर्कल रेट से कम दाम पे बेचना पड़ता है चूंकि दाम उतना नहीं होता है। ऐसे में क्या करें, बड़ी उलझन होती है। पहला सवाल गौरी कि प्रॉपर्टी रेट से कम में है कोई खरीद रहे हैं हम, तो हमें तो स्टैम्प ड्यूटी तो सर्कल रेट के हिसाब से देना पड़ेगा। तो इसमें लक्ष्मण दो चीज़ें आती हैं। एक, जब आपने सर्कल रेट से ट्रांजैक्शन की है प्रॉपर्टी की, तो एक तो है जिसने प्रॉपर्टी बेची वो सर्कल रेट से नीचे बेची। तो जिन्होंने प्रॉपर्टी सर्कल रेट से नीचे बेची है उनके केस में जो सेल वैल्यू है वो स्टैम्प ड्यूटी वाली जो सर्कल रेट वाली वैल्यू होती है वो मान ली जाती है। मतलब यहाँ पे सर्कल रेट के हिसाब से आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। बिल्कुल, और आपका कैपिटल गेन टैक्स भी उसी हिसाब से लगेगा। दूसरा, जो बायर है जिसने वो खरीदी है, हालांकि उसने तो पैसे देके वो प्रॉपर्टी खरीदी है, उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन की इंप्लीकेशन खरीदने में नहीं बनती है, लेकिन फिर भी सरकार ने यहाँ पे दोनों पे टैक्स लगाया है। तो जो बायर है जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है उसने जितना सर्कल रेट से नीचे खरीदा है उसका जो डिफरेंस है उसके ऊपर उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप सर्कल रेट से नीचे प्रॉपर्टी खरीदते हैं, पहली बात तो ये है कि आपको नोटिस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग कम वैल्यू पे हो रही है और आपने स्टैम्प ड्यूटी कम पे दी है। दूसरा, अगर आपने ऐसा किया है, आपने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे आपने टैक्स दे दिया है, स्टैम्प ड्यूटी दे दी है, लेकिन आपको उस पे जो कैपिटल गेन है सेलर को हायर वैल्यू पे देना होगा, यानी कि सर्कल रेट के हिसाब से जो वैल्यू है, और जो बायर है उसको उस डिफरेंस अमाउंट पे अपना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इनकम को ऐड करके टैक्स देना होगा। थोड़ा सा और मैं आसान भाषा में आपसे पूछूं कि मान लिया जाए कोई प्रॉपर्टी मैंने किसी से खरीदी, प्रॉपर्टी का दाम एक्स है और सर्कल रेट एक्स से ज़्यादा है। मान लिया 10 लाख रुपए प्रॉपर्टी के दाम है और सर्कल रेट के हिसाब से उसके 15 लाख रुपए होने चाहिए, या थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 1 करोड़ में हमने खरीदी और सर्कल रेट के हिसाब से 1.25 करोड़ होनी चाहिए, तो हमने स्टैम्प ड्यूटी देने हैं 1.25 करोड़ रुपए, राइट? बिल्कुल, या स्टैम्प ड्यूटी मिनिमम या जितने पे खरीदी है, जो भी हायर है उस पे आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी है। तो चूंकि यहाँ पे जो है हायर है स्टैम्प सर्कल रेट, तो हमें स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी 1.25 करोड़ के दाम पे, चूंकि हायर वो है। लेकिन हमने दिया 1 करोड़ रुपए ही, 1.25 करोड़ नहीं दिया, भले स्टैम्प ड्यूटी हमने 1.25 करोड़ का दिया, तो 1 करोड़ रुपए तो हम लिख सकते हैं कागज में कि 1 करोड़ में हमने प्रॉपर्टी खरीदी है। अब ऐसे में जो सामने वाला बेच रहा है प्रॉपर्टी, तो उसके आमदनी कितनी मानी जाएगी? 1 करोड़ मानी जाएगी कि 1.25 करोड़ मानी जाएगी? जो बेच रहा है उसका 1.25 करोड़ की सेल उसको दिखानी पड़ेगी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1.25 करोड़ है। हाँ, तो कैपिटल गेन 1.25 करोड़ पे होगा। लेकिन मिला उसको 1 करोड़ ही, उसको 1 करोड़ मिला, लेकिन कैपिटल गेन वो 1.25 करोड़ के हिसाब से करेगा। और जो बायर है वो इस 15 लाख का जो उसको 25 लाख का जो मुनाफा हुआ है उसके ऊपर उसको खुद से टैक्स देना होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे, कि आपने 1.25 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 करोड़ में खरीदी है तो सरकार कहती है आपको ये तो फायदा हो गया, इस पे आप हमें टैक्स दे दीजिए। अच्छा, लेकिन ये है कि ले सकते हैं सर्कल रेट से कम में, लेकिन इसमें नोटिस आने का चांस बहुत ज्यादा है, तो एडवाइजेबल तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप सर्कल रेट से नीचे लीजिए। अगर आप सर्कल रेट से नीचे लेते हैं तो इसमें एक सेफ हार्बर रूल्स होते हैं जिसमें आपको 10% का एक विंडो दी गई है, यानी कि अगर आप सर्कल रेट से 10% के नीचे अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं या खरीदते हैं तो ये जो मैंने सारा बताया सेलर और बायर की टैक्सेशन वो अप्लाई नहीं होगी। 10% से ज्यादा नीचे जाएंगे
तो आपको टैक्स अकॉर्डिंगली देना होगा। तो ये 10% की जो लिमिट है इसको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ अगर आप सर्कल रेट से नीचे बेच रहे हैं तो एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बना के चलिए कि आपकी एक्चुअली उस टाइम पे वो प्रॉपर्टी की वैल्यू कम थी या कोई जेन्युइन रीजन था, डिस्ट्रेस सेल थी, आपको सडनली पैसे की जरूरत थी और आप प्रॉपर्टी नहीं बेच पा रहे थे तो आपने कम रेट पे बेच दी। प्रूफ करना आपको पड़ेगा अगर नोटिस आएगा कि ये डिस्ट्रेस सेल थी या जेन्युइनली रेट कम था, वैल्यूएशन रिपोर्ट, और ये सारे डॉक्यूमेंटेशंस आपके पास इस केस में होने चाहिए। एक सिचुएशन और होता है कि पूरे शहर के सर्कल रेट आपने तय कर दिए, लेकिन कोई खास पॉकेट है जहां पे किसी वजह से वहाँ पे रेट वैसा है ही नहीं सर्कल रेट के हिसाब से। मान लें कहीं पे कई बार होता है कूड़े का बहुत बड़ा पहाड़ है तो उस आसपास के इलाके में जो सर्कल रेट कम हो गया। कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं, सड़क नहीं है लेकिन सर्कल रेट ज़्यादा है लेकिन प्रॉपर्टी के दाम नहीं मिल रहे हैं। तो एक केस नहीं है, ऐसे हज़ारों केस वहाँ पर मिल जाते हैं। तो क्या सरकार वहाँ कोई कंसिडर करती है? देखिए, अगर तो सरकार कंसिडर ये वाली चीज़ करे तो उस पर्टिकुलर एरिया, चाहे वो बहुत छोटा एरिया होगा, उसके सर्कल रेट कम कर दिए जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो जैसे मैंने बताया कि आपको नोटिस आने का चांस तो बढ़ ही जाएगा। और अगर आपको नोटिस आता है तो ये आपको प्रूव करना होगा कि इस रीजन की वजह से, जैसे आपने कहा कूड़े का ढेर है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से उस जगह की वैल्यू कम है, तो आप उसको प्रूव कर सकते हैं। बट वैल्यूएशन रिपोर्ट यहाँ पे बहुत प्रूव करने के लिए आपको दिखाना होगा कि आसपास की सारी प्रॉपर्टी जो बिकी है वो भी मोर और लेस इसी बिल्कुल उसी रेट पे बिकी है, आपके पास वैल्यूएशन रिपोर्ट है ऑथराइज्ड वैल्यूएशन ऑफिसर की, और वो प्रॉब्लम जेन्युइन है तो आप उसको प्रूव कर पाएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नोटिस ही नहीं आएगा। नोटिस आने के चांसेस है, आप प्रूव कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल और इस पर फिर बाकी लोगों के सवाल लूंगा कि कई बार बैंक जो है जो मॉर्गेज वाली प्रॉपर्टी होती है, सीज की प्रॉपर्टी, उसको बेचती है। वो बेचने में भी कई बार उसको चूंकि पैसा निकालना होता है तो सर्कल रेट से कम में बेच देती है। तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा? देखिए, सर्कल रेट से अगर कम में बेच रहे हैं, बैंक ही बेच चाहे बैंक ही बेच रहा है, तो बायर और सेलर इन एनी केस, कोई भी रीजन है, आपका ये जो मैंने बताया, जो सेलर है उसकी जो सेल वैल्यू है वो सर्कल रेट वाली ली जाएगी और जो बायर है उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाना होगा। ये रूल तो इनकम टैक्स का रूल है। तो इनकम टैक्स में तो आपको टैक्स ये वाला दोनों सेक्शंस में, सेक्शन 50C फॉर सेलर और 56 फॉर बायर, ये तो देना ही देना है। अब उसके अलावा जो आपका एडजस्टमेंट है वो आपके ऊपर है, बट उतना टैक्स आप सरकार को दे दीजिए एज पर इनकम टैक्स रूल्स एक्ट। हालांकि गौरी ने जो बताया वो इनकम टैक्स के कानून है उसके हिसाब से उन्होंने बताया, लेकिन अगर कॉमन सेंस के तौर पे, अगर एक आम इंसान के तौर पर देखें तो जब बैंक ही बेच रहा है कम में, इसमें इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी के दाम उतने नहीं है, तो कायदे से वहाँ पे इनकम टैक्स को राहत देनी चाहिए। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं लक्ष्मण, बैंक भी जब बेचता है तो सर्कल रेट का ध्यान तो फिर भी रखता है, और अगर ना रखे तो टैक्स तो। लेकिन वैसे भी बैंक के अलावा मान लें किसी खास पॉकेट में अगर सर्कल रेट से कम ही रेट चल रहा है, मान लें पिछले 6 महीने में सारी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री देख करके पता चलता है कि नहीं जी यहाँ पर ऑन एन एवरेज सर्कल रेट से 20% कम पे प्रॉपर्टी बिक रही है, तो एक ऑटोमेटिक लगा दें चलो ठीक है तुमको इतने पे बेचना चाहिए। लेकिन ये मेरी अपनी राय है, एक सुझाव है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। लेकिन कानून जो कहता है, जो गौरी जी ने कहा वही कानून कहता है, तो कानून के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। राय अपनी अपनी हो सकती है, चूँकि टैक्स बचाने के लिए हर कोई चाहता है। खैर, तो ये कई सारे मुद्दे हैं। फिर भी अगर सर्कल रेट से जुड़े कोई आपके सवाल हो तो आप लिखिएगा हमें tax@moneycontrol.com में, तो आपको मैं अगली बार सारे सवालों का जवाब भी देंगे। लेकिन इस बीच चलते हैं कच्छ, गुजरात, जहां से अमित जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ बताएं क्या सवाल है? गौरी जी हमारे साथ हैं। हाँ नमस्कार गौरी जी। हाँ नमस्कार। हाँ, मेरा सवाल है, मैंने 2021 में मैं प्रॉपर्टी सेल किया था, उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ था जो मैंने कैरी फॉरवर्ड किया। ठीक है। अभी ये साल मैंने म्यूचुअल फंड सेल किया, तो उसमें मेरे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। तो वो मैं उस लॉस के अगेंस्ट एडजस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा ये बोल रहा है कि वो एडजस्ट हो सकेगा, लेकिन वो म्यूचुअल फंड में जो 1.25 लाख का एग्जेप्शन मिलता है ना, वो नहीं मिल पाएगा, सीधा एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब आपने प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी में आपको लॉस हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस का, लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया, म्यूचुअल फंड बेचे हैं तो उससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस हो रहा है, आप सेट ऑफ करना चाहते हैं, तो आपको कहा जा रहा है 1.25 लाख का जो एग्जम्पशन मिलता था वो नहीं मिलेगा। क्या ये सही है कि गलत है गौरी? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है।
देखिए काफ़ी हद तक सही है। ये डिपेंड करता है आपके केस पे। सपोज करिए आपका जो लॉस है जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और इस साल का जो आपको म्यूचुअल फंड से गेन हुआ है वो कम है, तो जब आप उसको सेट ऑफ करेंगे तो आपका पूरा का पूरा गेन इस साल का ऑटोमेटिकली ख़त्म ही हो जाएगा और आपको उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर आपके पास फिर भी बैलेंस बचता है, मान लीजिए आपका 10 लाख का लॉस था, इस साल आपका 5 लाख का गेन है, तो आपने पूरा सेट ऑफ कर दिया, आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा और वो 1.25 लाख की लिमिट उस केस में मैटर ही नहीं करेगी। बट सपोज करिए आपका 10 लाख का लॉस था और 12 लाख का गेन हुआ है, तो 10 लाख की एडजस्टमेंट हो जाएगी, बैलेंस 2 लाख में से आपका 1.25 लाख का आपको ये डिडक्शन मिल जाएगी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में मिलती है इक्विटी के केस में, और जो बैलेंस बचेगा उसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। तो ये डिपेंड करता है आपके अमाउंट के ऊपर, आपका लॉस कितना था जो आपने कैरी फॉरवर्ड किया है, आपका इस साल का गेन कितना है जो आप एडजस्ट करना चाहते हैं। तो ये जो गेन हुआ है आपको और लॉस की रकम दोनों बराबर है कि ज्यादा कौन सा है अमित जी? हाँ, लॉस 10 लाख का हुआ है और गेन 8 लाख का हुआ है। तब तो उस 8 लाख का पूरा आपको लॉस के अगेंस्ट चला जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए वो 1.25 लाख की लिमिट का बेनिफिट आपको उसमें नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते कि 8 लाख में से पहले 1.25 लाख का बेनिफिट लेंगे और फिर 6.75 लाख का आप चाहेंगे 6,75,000 का कि हम लॉस के साथ कर, ऐसा नहीं होगा। अगर लॉस आपका जो है कम है, लॉस पहले ज़्यादा हुआ था और गेन कम है, तो आप पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाएगा, उसमें एग्जम्पशन नहीं होगा। हाँ, अगर आपका गेन ज़्यादा होता तब पूरा लॉस एडजस्ट हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल। फिर से एक एग्जांपल देके गौरी ने समझाया, उसको बताते हैं, क्योंकि बाकी दर्शकों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि आपको अगर लॉस होता है 10 लाख रुपए का और आगे चल के उसको आपने कैरी किया, कितने साल तक कैरी कर सकते हैं? 8 साल तक आप उसको 8 साल तक कैरी कर सकते हैं। कैरी करते रहिए 8 साल तक। 8 साल के भीतर कभी भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता है, जैसे म्यूचुअल फंड इन केस में गेन्स हुआ, और अगर आप 10 लाख वहाँ पे लॉस हुआ था और गेन आपका 10 लाख हुआ, तो गेन लॉस दोनों बराबर हो जाएगा। अगर गेन आपका 8 लाख का है, लॉस 10 लाख का है, तो 8 लाख पूरा का पूरा कट जाएगा उसमें, यहाँ पे 1.25 लाख एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। अगर आपको 12 लाख का गेन हो रहा है और लॉस कैरी कर रहे हैं 10 लाख का, तो 10 लाख तो उधर चला जाएगा और फिर जो 2 लाख बचेगा उसमें से 1.25 लाख का आप एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल। तो ये बिल्कुल सीधा सा फॉर्मूला है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो अमित जी के बहाने बाकी दर्शकों को भी पता चल गया। चलिए अब चलते हैं दिल्ली, जहाँ से भगवान लाल जी हमारे साथ, भवन लाल जी, माफ़ी चाहूँगा, भवन लाल जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। भवन लाल साहब नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। बताएं क्या सवाल आपके पास? मेरे सवाल ये है कि मेरे को गिफ्ट देनी है मेरे शाले के लड़के को। अच्छा है। तो वो दे सकता हूँ मैं सेक्शन 56(2) में, जो उसके हाथ में एग्जम्प्ट हो? गिफ्ट तो दे ही सकते हैं और देना भी चाहिए, साले की लड़की है, लेकिन अब एग्जम्पशन मिला है कि नहीं गौरी बताएंगे आपको। हाँ ठीक है, गौरी। देखिए सुनिए, विद इन दी डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव में वो फॉल करता है, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि देने के लिए गिफ्ट अलग नियम अलग है और लेने के लिए गिफ्ट अलग है। गौरी देखिए, इसमें आपका जो रिलेटिव की डेफिनेशन है, आपको वो देखनी है कि इनकम टैक्स एक्ट रिलेटिव की डेफिनेशन में क्या कहता है। तो आपका जो रिलेटिव की डेफिनेशन है बहुत वाइड डेफिनेशन है, जिसमें एसएससी के स्पाउस के भाई बहन, आपके माता पिता, उनके भाई बहन, आपके बच्चे, और इसमें जितने भी नाम मैंने गिनवाए उनके स्पाउसेस सब आ जाते हैं। तो जब आप अपने वाइफ को गिफ्ट देंगे, एग्जेम्प्ट है। वाइफ के ब्रदर को गिफ्ट दे रहे हैं, वाइफ के हस्बैंड को गिफ्ट दे रहे हैं, वो भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन जब आप उनके बच्चों को गिफ्ट दे रहे हैं, वो उस डेफिनेशन में फॉल नहीं करेंगे जो रिलेटिव की डेफिनेशन है। थोड़ा सा ये एक लेवल आगे हो गया इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। तो जितना भी आप उनको गिफ्ट देंगे वो टैक्सेबल हो जाएगा उनके हैंड्स में, यानी कि आप उनको अगर कोई ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसको उनको अपनी रिटर्न में एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाना होगा। इससे बेटर ये है कि आप अपनी वाइफ को बोलिए कि वो उनको गिफ्ट दे, उनके लिए वो रिलेटिव की डेफिनेशन में आ जाएंगे, तो उस तरीके से आप टैक्स बचा पाएंगे। कोई कंफ्यूजन? क्यों गौरी जी, मैं भी तो उनकी डेफिनेशन में आता हूँ, उसमें नीचे लिखा है स्पाउस ऑफ द ब्रदर और सिस्टर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल। दोबारा कहिएगा एक बारी, दोबारा रिपीट करेंगे अपना। रिलेटिव की डेफिनेशन में ये लिखा है कि ब्रदर और सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, फिर लास्ट में लिखा है स्पाउस ऑफ द ब्रदर और सिस्टर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल। बट आपने आगे उनके बच्चों की बात की ना शायद? बच्चों की तो बात ये कर रहा हूँ ना कि मेरे साले का लड़का है, उसका मैं फूफा हूँ।
बट आप उनके बच्चों को गिफ्ट नहीं दे सकते हैं। आप, मुझे इसमें समझ नहीं आया कि ये अपने साले साहब के बच्चे को गिफ्ट देना चाहते हैं, वो रिलेटिव डेफिनेशन में आता है कि नहीं? उन्होंने कुछ लाइन पढ़ा है एक्ट का जिसके मुताबिक वो रिलेटिव डेफिनेशन में, मतलब वाइफ के ब्रदर के बेटे इस डेफिनेशन में नहीं आएंगे। वाइफ के ब्रदर के बेटे को आप नहीं दे सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से डेफिनेशन सही है तो आप एक बार किसी और टैक्स एक्सपर्ट से सलाह ले लीजिए। शायद आप जैसा सोच रहे हैं वो सही हो, लेकिन जितनी जानकारी आपने शेयर किया है उसके हिसाब से आप गिफ्ट नहीं दे सकते हैं, टैक्स फ्री नहीं रहेगा ये। वाइफ के ब्रदर तक ठीक है, वाइफ के ब्रदर के बेटे को आप देंगे तब आपको यहाँ पे टैक्स लगेगा। तो ये इनका मानना है। बाकी अगर आपको लगता है कि कुछ कंफ्यूजन है तो कोई सेकेंड ओपिनियन आप यहाँ ले सकते हैं। राजेंद्र प्रताप कौशिक साहब का गाजियाबाद से। राजेंद्र जी बताएं, क्या सवाल आपके पास? जी, मैं एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और हमारे यहाँ ये प्रोविजन है कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा का। तो हम जो है बिना किसी उसके जो है चिकित्सा मतलब अपना इलाज करा सकते हैं। लेकिन मान लिया जो है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कराते हैं तो उसमें पहले हमें उसका बिल का भुगतान करना पड़ता है, उसके बाद उसके रियम्बर्समेंट के लिए हमें अप्लाई करना होता है। लेकिन उस पर TDS कटता है जब हम रियम्बर्स के लिए अप्लाई करते हैं, हमें पेमेंट होता है। तो उस पर इनकम टैक्स की लायबिलिटी बनेगी या नहीं, और अगर नहीं बनेगी तो हम उसको इनकम टैक्स के रिटर्न में कहाँ पर दिखाएंगे एग्जेम्पशन में? ठीक है, एक बार गौरी आपके सवालों का जवाब देंगे। गौरी बताइए क्या। तो इसमें जैसा आपने बताया कि आप पहले इलाज करा रहे हैं, बिल्स आप पे कर रहे हैं और उसके बाद आपको रीइंबर्समेंट उसकी मिल रही है। तो पहले मेडिकल अलाउंस मिला करता था एम्प्लॉयर से, जो आपका टैक्सेबल हो गया है। अब बहुत सालों से स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गई है और मेडिकल अलाउंस को टैक्सेबल कर दिया है। और ये जो आप पहले पे कर रहे हैं, इलाज करा रहे हैं और फिर बिल्स जमा कर रहे हैं, ये मेडिकल अलाउंस की डेफिनेशन में नहीं आता। इसको मेडिकल रीइंबर्समेंट बोलते हैं। मेडिकल रीइंबर्समेंट अभी भी आपकी टैक्स फ्री है। तो आपको जो भी अपने एम्प्लॉयर से रीइंबर्समेंट आ रही है, जिसके लिए आपने ऑलरेडी खर्चा किया है और आपने बिल्स एम्प्लॉयर को दिए हैं, वो आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं होगी। आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं देना है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में आप इसकी एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। जो TDS कटा है आपका रिफंड आ जाएगा जब आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, अगर आपका कोई और टैक्स नहीं बनता होगा, और अगर और कोई टैक्स बनता होगा तो उससे एडजस्टमेंट हो जाएगी और आपको उसके ऊपर एडिशनल कोई टैक्स नहीं देना होगा। कोई कंफ्यूजन कौशिक साहब? रिटर्न में जो है एग्जेम्पशन में किस उसमें दिखाएंगे, क्योंकि रिटर्न में तो हमें कहीं दिखाई नहीं देता उसका जो है एग्जेम्पशन का। देखिए, एग्जेम्पशंस आपको रिटर्न में दिखेंगी, अलग अलग सेक्शन में होती हैं। एग्जेम्पशन 17 सबसेक्शन 2 में आपको क्लेम करनी होगी। उसको एक तो डिडक्शन होती है जो आपकी इनकम होती है, उसमें से आप अमाउंट डिडक्ट करते हैं और बैलेंस के ऊपर आप टैक्स कर देते हैं। एग्जेम्पशन होती है जो आपकी इनकम में इंक्लूड ही नहीं होती है, तो वो आपको अलग से दिखानी होती है। आप रिटर्न में देखेंगे 17 सबसेक्शन 2 आपको दिखेगा, आप उसमें ये अमाउंट डालेंगे और आपको इसकी जो अमाउंट है आपको जो मिला वो आपकी इनकम में इंक्लूड ही नहीं होगा और आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए, तो ये सारे सुझाव हैं गौरी जी की तरफ से। एक सवाल और है, मैं ले लूँ। ये दरअसल राजेश कुमार मुंबई से भेजे हैं, उन्होंने ईमेल किया है। इंटरेस्टिंग सवाल है। दरअसल ये कुछ नया प्रोडक्ट बनाया है अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। अब उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए शुरू में कुछ लोगों को फ्री में देना चाहते हैं, ताकि लोग प्रोडक्ट को देखें, पसंद आ जाए, तो फिर जब ऑर्डर करेंगे तो अपनी कीमत पे बेचेंगे हम। तो ये फ्री में जब देंगे तो क्या वहाँ पर GST का बनता है क्या मामला? मामला सही है? देखिए, GST में एक जो कॉन्सेप्ट होता है सप्लाई, जहाँ सप्लाई होती है वहाँ आपको GST देना होता है। जो आप फ्री में सैंपल दे रहे हैं, इसमें 2 भाग हैं। अगर आप फ्री में सैंपल दे रहे हैं सिर्फ प्रमोशन के लिए, इंडिपेंडेंट लोगों को, अपने कस्टमर बेस को, जो आपको लगता है कि आपके बाद में कस्टमर्स बन सकते हैं, तो उसके ऊपर आपको कोई GST नहीं देना होगा। अगर आप अपने ही विद इन एंटिटी, यानी कि अपने एक होल्डिंग कंपनी से सब्सिडरी को दे रहे हैं या अपने डायरेक्टर्स को दे रहे हैं या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दे रहे हैं, तब आपको उसके ऊपर GST देना होगा। अब बात करते हैं कि आप
कस्टमर्स को दे रहे हैं जो आपको लगता है कि बाद में आपके कस्टमर्स बन सकते हैं, आपने उनको फ्री सैंपल्स दे दिए ताकि उनको कल को वो सैंपल अगर अच्छा लगा तो वो आके आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो आपको इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं देना है, लेकिन जो आपने उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने जो इनपुट लिए हैं, यानी कि आपने जो रॉ मटेरियल लिया होगा उसके ऊपर आपने जो जीएसटी पे किया होगा उसका बेनिफिट भी आप नहीं ले पाएंगे। तो ये पूछना था, आईटीसी नहीं मिलेगा? वो नहीं मिलेगा, वो आपको रिवर्स करना होगा। यानी कि जितना फ्री सैंपल आपने दिया आपको आउटपुट जीएसटी नहीं देना है, लेकिन उसका कॉरस्पॉन्डिंग आप इनपुट भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सीधा सा फॉर्मूला, आपने सामने वाले से जीएसटी लिया नहीं तो सरकार के खाते में जीएसटी जाएगा कहाँ से? तो आपने चुकाया वो भी सरकार आपको नहीं देगी, ना आप लीजिए ना सरकार आपको देगी, हिसाब बराबर। तो आप फ्री सैंपल दे रहे हैं, कस्टमर को दे रहे हैं, तो आपको कोई जीएसटी लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आईटीसी नहीं मिलेगा, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। जीएसटी आपको कीमत का लॉस तो हुआ ही हुआ, लेकिन आईटीसी क्या वो लॉस हुआ। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो प्रोडक्ट वाकई आगे चल कर लोगों को काफ़ी पसंद आएगा, आगे जब हम सामान बेचेंगे तो उसकी कीमत को उसमें फैक्टर इन कर लेंगे, तो आपका बिजनेस प्लानिंग है तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। शो का समय यहीं पे खत्म हो रहा है गौरी, लेकिन एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैं आजकल देख रहा था, लोग सोशल मीडिया पर सब अच्छी अच्छी चीज़ें पोस्ट करते हैं। कहीं गए तो कहीं पर महंगी गाड़ियों के साथ पोस्ट कर लिया, कोई अच्छे घर के साथ पोस्ट कर लिया, पता चलता नहीं है कि घर उनका है कि महंगी गाड़ियाँ उनकी है। तो इनकम टैक्स विभाग हर कुछ आज का खंगाल है, इस पर भी नज़र रहती है क्या? लक्ष्मण, इसमें 1 अप्रैल 2026 से सरकार के पास ये पावर आ जाएगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये पावर आ जाएगी कि अगर उनके पास कोई भी रीजंस टू बिलीव हैं कि आपने कोई टैक्स की चोरी की है, तो वो आपके जो प्राइवेट अकाउंट्स हैं, आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक, आपका व्हाट्सएप, आपकी ईमेल, हर चीज़ एक्सेस कर पाएंगे। तो अगर आपने कोई फ़ोटो डाली है जो बड़ी गाड़ी के साथ, बड़े घर के साथ, चाहे वो आपकी है या नहीं है, ऐसा दिखता है कि शायद आप एक लग्जरी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं और कॉरस्पॉन्डिंगली आप उसकी इनकम नहीं दिखा रहे हैं, और डिपार्टमेंट के पास रीजंस टू बिलीव होने चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि हर कोई जो फोटो डाल रहा है बड़ी गाड़ी के साथ उसको नोटिस आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इस सेक्शन को मिसयूज मोस्ट लाइकली नहीं किया जाएगा। सिर्फ उसी केस में जहाँ पे जेन्युइनली टैक्स एवेजन है, बड़ा टैक्स एवेजन है, रीजंस टू बिलीव है, तभी सरकार ये एक्शन लेगी। ये स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए सेक्शन है। तब उस केस में आपका सोशल मीडिया, जो प्राइवेट अकाउंट्स भी हैं, और आपके व्हाट्सएप, ईमेल, हर चीज़ का एक्सेस सरकार कर पाएगी। तो कुल मिला के आपके सोशल मीडिया पे सरकार नज़र रख पाएगी कानूनी तरीके से। नज़र तो वैसे भी अभी रख लेती है, लेकिन कानूनी तरीके से रख पाएगी। और उनको लगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भाई कुछ मामला ज़्यादा कमाई हो रही है उसके रहन सहन से, तो मिलान करेगी पहले आपका आमदनी से, आपके खर्चे से, और उसमें मिसमैच हुआ तो सीधा आपके यहाँ नोटिस आ जाएगा। फिर पूछा जाएगा भैया जो गाड़ी दिख रही है आपके ट्विटर एक्स हैंडल पे कहाँ से आ गई, आपने इंस्टा पे इतना अच्छा घर लगाया, विदेशों की सैर लगाया, कहाँ से पैसे आ गए, तो फिर इसका जवाब देने के लिए आप तैयार रहेगा। तो सोशल मीडिया पे डालते हैं ना, तो सोच समझ के ही डालिएगा, भले ही गलत ना कर रहे हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए मुसीबत में डाल ही सकता है आपको। तो गौरी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी से, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। अपना सवाल के साथ अपना नाम भी ज़रूर लिखिए, ताकि ऐसे ही सीधा मैं आपको अपने टैक्स गुरु से संपर्क करवा सकूं और लाइव आपके सारी समस्याओं का समाधान करवा सकूं। तो फिलहाल के लिए इजाज़त, देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।